नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार में एक राष्ट्र एक चुनाव पर संतों का मंथन। धामी शिवराज पहुंचे। अखाड़ा परिषद के दोनों अध्यक्ष और बाबा रामदेव भी शामिल। सीएम धामी का 1 सितंबर को टनकपुर दौरा। डीएम मनीष कुमार ने संस्थान और बालिका छात्रावास का किया निरीक्षण। अधिकारियों को व्यवस्थाएं समय पर पूरा करने को कहा। मंत्री मदन कौशिक ने लॉन्च किया आयुष सेतु पोर्टल। योग, आयुर्वेद और योजनाओं की जानकारी मिलेगी एक जगह। सब्सिडी रिम्बर्समेंट से जुड़ी प्रक्रिया भी होगी उपलब्ध। देहरादून में दोस्तों से मिलने गए युवक का मर्डर। आरोप, धारदार हथियार से किया वार। मौत हुई तो खून धोकर सबूत मिटाए, 7 गिरफ्तार। और देहरादून में पेड़ गिरने से कारें क्षतिग्रस्त। अल्मोड़ा टिहरी में बारिश। उत्तराखंड में 80 सड़कें अभी भी बंद। नैनीताल में बरसा सबसे अधिक पानी। हरिद्वार में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। संत समाज ने मंथन किया है। संत समागम में देश भर के प्रमुख संत महात्मा जुटे। मुख्यमंत्री धामी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। दोनों ही नेताओं ने संतों के बीच एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा और इसकी जरूरत पर अपने विचार रखे हैं। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के दोनों अध्यक्ष और योग गुरु बाबा रामदेव समेत कई प्रमुख संत शामिल हुए हैं। धार्मिक और सामाजिक जगत से जुड़े लोगों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है। और आज का विषय, उसमें आप सबने जो है बहुत अच्छे अच्छे विचार, बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपने यहाँ पर रखा है। और सच में मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी काम, कोई भी दुर्लभ कार्य, अगर उसमें कहीं थोड़ी सी भी रुकावट आ रही है, थोड़ा भी विलंब हो रहा है, और पूज्य संतगण अगर उसमें अपना आशीर्वाद दे देते हैं, तो वो सारा जो है, जो बाधाएं होती हैं, जो कठिनाई होती हैं, जो भी परेशानियां होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। क्योंकि संतों का साथ मिलना, उनका सत्संग मिलना, अपने आप में ही पाप, ताप, कष्ट सब समाप्त हो जाते हैं। आप कल्पना करके देखिए कितना समय जाता है हम लोगों का। जो समय देश की सेवा में जाए, जनता की सेवा में लगे, विकास के कामों में लगे, लोगों के कल्याण में लगे, वो समय चुनाव की तैयारी, और केवल नेताओं का नहीं जाता। मां साहब, स्कूल में जाओ, वोटर लिस्ट बनाओ, घर घर जाओ, नाम चेक करो। ऐसा ही आ रहा कि ये एक बहुत सामयिक विषय आया कि संतों के ना तो माता है ना पिता है, सब घर बार छोड़ दिया, अब उनसे आधार कार्ड। ये बहुत सामयिक विषय है, इसको उचित प्लेटफॉर्म को उठाएंगे हम लोग। देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ये कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को अपनी हार का डर सता रहा। कांग्रेस की प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि हार के इसी डर की वजह से भाजपा विधायकों की बयानबाजी का स्तर गिरता जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि वोट न देने पर पेट फटने जैसे बयान देना बीजेपी नेताओं के मानसिक संतुलन को दर्शाता है। सुनाएंगे। तो कांग्रेस ने यह दावा किया है कि प्रदेश की जनता भाजपा की नीतियों से परेशान हो चुकी है और आगामी चुनाव में इसका करारा जवाब भी दिया जाएगा।
देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर जो हार है वो इतना हावी हो चुकी है कि वो अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठे हैं। अभी संजय गुप्ता जी का एक बयान मैं सुन रही थी जिसमें वो मंच से लोगों से कह रहे थे कि यहाँ पे शुद्ध पानी का अरेंजमेंट तो मैंने करवाया है, लेकिन अगर आपने मुझे वोट नहीं दिए तो आपके पेट में कीड़े पड़ेंगे और पेट फट जाएगा। बड़ी हंसी भी आ रही है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि ऐसे लोगों को चुन करके सदन में पहुंचाने का कार्य कभी इस प्रदेश की जनता ने किया। भाजपा को पता है कि वो अब चुनाव में जीतने वाली नहीं है। यही वजह है कि पहले भरत चौधरी लोगों को डराने और धमकाने का कार्य कर रहे हैं और अब इस तरीके की नॉनसेंस बातें करके जो है लक्सर के संजय गुप्ता जी लोगों को परेशान करने की बात कर रहे हैं। उनके मन में भ्रम। उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस आगामी चुनाव की मद्देनजर राहुल और प्रियंका गांधी के दौरों और रैलियों की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की इस रणनीति पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने पलटवार किया है। उन्होंने ये कहा कि चुनाव आते ही नेताओं के दौरे शुरू हो जाते हैं, लेकिन जनता सब समझती है। बीजेपी प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि अपने अंदरूनी कलह में उलझी कांग्रेस के दौरों से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए दो बार हार का मुंह कांग्रेस को देखना पड़ा है। तो चाहे प्रियंका गांधी यहाँ डेरा डाल ले, चाहे राहुल गांधी यहाँ डेरा डाल ले, रात दिन यहीं पड़े रहे, यहाँ की प्रबुद्ध जनता केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके बीच में काम किया है। हर योजना को अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। तो इसलिए ना ही तो कांग्रेस के पास कोई नीति है, ना ही कोई विजन है। और सूत ना कपास और लट्ठम लट्ठा जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर इस समय बड़े नेताओं में चल रही है, आजकल देख रहे होंगे, उसमें मुख्य चेहरा कौन बनेगा 2027 के चुनाव का, ये सबसे बड़ी उनकी लड़ाई है। और उसके बाद ये जब लड़ाई अगर ये पार पा भी लेंगे तो उसके बाद टिकट वितरणों में किस तरीके से बेचना होगा, किस तरीके से खसोटना होगा, किस तरीके से अपनी तिजोरी भरनी होगी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कांग्रेस के लिए जो माइनस। लक्सर में पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र सिंह आनंद ने भाजपा नेताओं के बयानों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने वोट न देने पर जनता को दी जा रही कथित धमकियों को लोकतंत्र का अपमान बताया है। रविंद्र ने क्षेत्रवाद की राजनीति को आड़े हाथों लिया और कहा कि उत्तराखंड को पहाड़ और मैदान में बांटने की कोशिशें बंद होनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लक्सर से चुनाव लड़ने की खुली चुनौती भी दी। पूर्व मंत्री ने साफ किया है कि लक्सर में किसी नेता का नहीं बल्कि जनता का निर्णय ही सर्वोपरि होगा। आप सभी के संज्ञान में है कि अभी 2 दिन पहले एक कार्यक्रम के दौरान लक्सर के पूर्व विधायक ने लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान करते हुए सीधा जनता को धमकी दी है कि अगर तुम मुझे वोट नहीं दोगे तो तुम्हारे पेट में कीड़े पड़ेंगे, तुम्हारा पेट फट जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मान करके ये बात कह रहा हूँ। तो इसमें बाद में वो अपने बयान से पलटे भी हैं। हमारा ये कहना है कि देखिए, जनता का अधिकार है वोट जो है वो जनता का अधिकार है। उसको किसी प्रकार बरगलाने की, किसी प्रकार दबाव में लेने की, श्राप देने की, धमकी देने की ये जो चीज़ें चली हैं, इस पर विराम लगना चाहिए। पुष्कर सिंह धामी जी ने यहाँ पर एक बयान दिया था जब आपदा आई थी कि आप लोगों के बीच में, प्रेस के बीच में ही कहा था कि मैं किसानों के पुराने बिल माफ़ करूँगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? 3 महीने के बिल माफ़ होंगे। आपने वो भी काम कर दिया, आपने सरचार्ज भी माफ़ कर दिया, बिजली के बिल भी माफ़ कर दिए। तो आप एक काम करें, आप लक्सर से लड़ें। सरोवर नगरी नैनीताल में जनकवि गिरीश तिवारी गिरदा की 16वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर रंगकर्मियों ने नगर में जुलूस निकाला है और जिससे माल रोड उनकी रचनाओं और जनगीतों से गूंज उठा। वहीं CRST इंटर कॉलेज में गिरदा को सलाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1994 के उत्तराखंड राज्य आंदोलन में गिरदा के जनगीतों ने अहम भूमिका निभाई थी। वक्ताओं ने कहा है कि गिरदा भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी समाज को आईना दिखा रही हैं।
स्कूल हैं, आपदाएं हैं, इस समय गिरदा होते कोई ना कोई रास्ता निकालते, ये तो सबको मालूम है, पर बहुत उनकी कमी इस समय महसूस हो रही। इस समय का वो होते तो काफ़ी परिवर्तन होता। ये समस्याएं सामने सुलझ के आती। आने वाली पीढ़ी में थोड़ा बहुत तो है ही जो कि गिरदा को फॉलो कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी पर उनको बहुत भरोसा था, बहुत उम्मीदें थी। कुछ लोग तो कर रहे हैं। एक उनकी कविताएं मुझे याद है, ओ कल के गीत तुम्हें है समर्पित, मेरे जमाने के अर्चित अलगित आखर, इन आखरों को तुम पूरा करोगे, गीत से आगे का गीत रचोगे। है वो हमारे साथ होते तो अच्छा था, लेकिन वो भी कवि के रूप में वो जिंदा है और हमारे साथ हैं। उनकी कविताएं जो हैं, और अभी जो ये बुला रहे हैं कहता एक दिन तो हाल होते नहीं दुनिया में, एक उम्मीद का गीत है और इस तरह के और उनके बीसियों गीत हैं और कविताएं हैं। वो देखिए जो गिरदा थे ना, मैं सिर्फ कवि हूँ, लेकिन गिरदा तो बहुत प्रतिभा के मालिक थे और जैसे वो जन गायक भी थे, जन कवि भी थे, नाटककार भी थे, रंगकर्मी भी थे और संस्कृत कर्मी भी थे और म्यूजिक डायरेक्टर थे। मेरी गजल जो ले मशालें जल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, उन्होंने सबसे पहले उसकी धुन बनाई जो पूरे देश में गाई गई। कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के बैलपड़ाव में बिजली की लाइन ठीक करने के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ है। गैबुआ क्षेत्र में 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से ठेकेदारी के तहत विद्युत विभाग में कार्यरत 25 वर्षीय चंद्रभान की मौत हो गई है। हादसे के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों और मृतक के परिजनों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार धमूला कालाढूंगी के निवासी चंद्रभान बैलपड़ाव के सब स्टेशन में ठेकेदारी के तहत काम करता था। रविवार की सुबह गैबुआ क्षेत्र में बिजली की लाइन में खराबी आ गई थी। खराबी को ठीक करने के लिए चंद्रभान बिजली के पोल पर चढ़ा हुआ था। इसी दौरान पोल के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन की चपेट में आने से वो करंट में आ गया और वो नीचे गिर पड़ा था। सर, एक जो सूचना करंट लगने आपको मिली है, तो ये इन्होंने एल एन के वी का लाइन जो होता है ब्रेकडाउन, उसका शट डाउन नहीं लिया था इन्होंने। एल एन के वी की लाइन को बिना निर्जीव किए हुए ये लोग लाइन पे चले गए थे, तो जिस कारण को हानि हुई है और यहाँ पर मृत्यु हो गई दुखद उनकी। यही कारण है। श्री चंद्रभान जी थे। हमारे यहाँ 10 बजे करीब एक पेशेंट को लाया गया था जिसका नाम चंद्रभान बताया गया था। तो उसके जो साथ आए थे उन्होंने बताया था कि इसकी बिजली लगने से मौत हुई है। हमने साइंस ऑफ लाइफ चेक किए थे और ईसीजी भी की थी, जिसमें हमें कोई साइन ऑफ लाइफ नहीं मिले और उसमें डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। तो साथ में आए थे उन्होंने बताया गया था कि बिजली का काम करता था और करंट लगने से इसकी मृत्यु की गई है। बाकी शव को पुलिस के हाथ सौंप दिया गया है पीएम के। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है। रक्षाबंधन पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्यार के धागे को चांदी का साथ भी मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। इस रक्षाबंधन पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्यार के धागे को चांदी का साथ मिल रहा है। हंसोली सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं उत्तराखंड के पारंपरिक आभूषणों के डिजाइनों के आधार पर राखियां बना रही हैं। सर, हम लोग चांदी की राखी से लेकर इको फ्रेंडली राखी हो, हर्बल राखी हो, हर तरीके की राखियां बनाते हैं। हमारा हंसुली करके ब्रांड है जिसमें हम चांदी का ज़्यादा काम करते हैं और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ मिलकर काम करते हैं। चांदी की राखियां सर हम लोग ठप्पे लेकर बनाते हैं। जो हमारे उत्तराखंड के पौराणिक डिज़ाइंस होते थे आभूषणों में भी, वो भी ठप्पे से बनाए जाते थे। तो हम लोग उसी प्रकार से उसी रूप में हम लोगों ने चांदी की राखियां बनाई। इसकी शुरुआत एक छोटी सी पहल से हुई थी। अब ये शहर के बाहर के बाजारों तक भी पहुंच रही है। त्योहार से पहले बड़ी संख्या में राखी के ऑर्डर आ रहे हैं। जिससे हम राखियां जो बनाते हैं वो बाहर भी भेजते हैं। हमारी लोग राखियां पहले से हमें ऑर्डर देते हैं, जिसकी तैयारी हम 1 महीने पहले से कर लेते हैं। और अब तो हम राखी बेचने का टाइम है, तो हमारी सारी महिलाएं राखियां बना चुकी हैं, जो हमारी दिल्ली कहीं बाहर भी जा रही हैं। बहुत जगह हमारी बाहर राखियां जाती हैं। हम लोगों की एडवांस बुकिंग भी आती है कई जगह पे, जैसे 20-50 कोई बेचने वाले लोग भी, महिलाएं भी हमारे से खरीदती हैं राखी। जैसे कोई भी राखी 150, 200, 250, 300, 400 रुपये तक की राखी रहती है।
और लोग ले रहे हैं, आराम से ले रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बनाई गई इको फ्रेंडली राखी की काफी तारीफ हुई थी। इस साल महिलाओं ने उनके लिए चांदी की राखी और चांदी के डिजाइन वाली पारंपरिक टोपियां तैयार की हैं। पिछली बार हमने अपनी गोबर की जो राखी बनाई थी, हर्बल राखी, वो भेंट करी थी और वहाँ से फिर हमें लेटर आया था। और जब लेटर आता है तो हमें एक प्रोत्साहन मिल जाता है कि अगले बार और कुछ अच्छा बनाएं और कुछ अच्छा बनाएं। तो इस बार हमने मोदी जी को भी हम यही मैसेज पहुँचा रहे हैं अपनी चांदी की राखी भिजवा कर कि अब हमने नया काम शुरू कर लिया और इसमें भी हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ साथ हमने उनके लिए एक बहुत ही सुंदर सी टोपी बनाई है। टोपी में बैच लगा हुआ हमने अपने चांदी का बनाया है और काफल, बेड़ू, ये सब के हम लोगों ने ब्रोचेस बनाए हैं। और ये भी मल्टी यूज है जो हम उन्हें वो भेज रहे हैं टोपी, ये वो अपने सर पे भी लगा सकते हैं, ये जब वो सदरी पहनेंगे तो उसमें भी लगा सकते हैं। रक्षाबंधन 28 अगस्त को है। इससे पहले समूह की महिलाएं लड्डू और पारंपरिक मिठाइयों के गिफ्ट हैम्पर में त्योहार का रंग घोल रही हैं। सोच समझकर तैयार किए गए गिफ्ट हैम्पर में परंपरा, कारीगरी और त्योहार की त्रिवेणी देखने को मिल रही है। टनकपुर के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान में 1 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा प्रस्तावित है और इन तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी मनीष कुमार ने संस्थान और नवनिर्मित बालिका हॉस्टल का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने को कहा है। जिलाधिकारी ने छात्रों के साथ संवाद किया और अनुशासन और लक्ष्य निर्धारण को सफलता की कुंजी बताया है। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने, पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल सीखने और अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखने की अपील की है। जैसा विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे जो एपीजे टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इसमें कई सारे नए कार्य जो है वो यहाँ पे प्रारंभ भी कराए गए और अब पूर्ण भी कराए गए हैं। उसी के क्रम में आज जो यहाँ के निदेशक हैं, निदेशक जी के साथ हम लोगों ने जो हमारा गर्ल्स हॉस्टल है उसका स्थलीय भ्रमण किया और साथ ही साथ जो हमारे जो यहाँ पे संकाय बने हैं उनका भी भ्रमण किया गया। शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे उनका भ्रमण जो है वो प्रस्तावित है और कार्यों का लोकार्पण भी प्रस्तावित है। तो उसके संबंध में भी आज जो है वो स्थलीय निरीक्षण किया गया है। साथ ही जो इस कॉलेज को के विस्तारीकरण की जो चर्चा है, बात है, उस पर भी यहाँ पे जो है स्थलीय जो है अवलोकन किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को उनके कैंप कार्यालय में ब्रह्म कुमारी बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा है। इस दौरान बहनों ने उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। कैबिनेट मंत्री जोशी ने भी बहनों को रक्षा का वचन दिया और उपहार भेंट किए हैं और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन केवल पवित्र रिश्ते का पर्व नहीं बल्कि स्नेह, विश्वास और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। ये पर्व समाज में आपसी प्रेम और सौहार्द की भावना को मजबूत करता है। डोईवाला में भी रक्षाबंधन के मौके पर उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में करीब 200 महिलाओं ने यूकेडी नेता संजय चौधरी को रक्षा सूत्र बांधकर शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान महिलाओं ने संगठन को मजबूत बनाने में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन किया है। संजय चौधरी ने महिलाओं का आभार जताया और उनकी समस्याओं की प्राथमिकता से समाधान का भरोसा भी दिया है। इस कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया और मौजूद पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि समाज में लोगों को मैसेज देना है। त्योहार तो खैर आते रहेंगे, जाते रहेंगे। बहनों की आप लोग इज्जत करें, समाज में बहू की, बेटियों की इज्जत करें। ये जो त्योहार है ये एक दिन का त्योहार नहीं है। मेरा आज भी, मैंने थोड़ी देर पहले भी एक बात बोली थी कि ये जो समाज है ना उसको बचाने का त्योहार है। भाई का बहन के लिए क्या डेडिकेशन है, क्या रिश्ता है भाई का बहन के लिए। ये नहीं कि आपकी जो कोई सगी बहन है, ये आप सब समाज है। समाज में ये हमारा एक परिवार है। यूकेडी के साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और आगे भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़े और ये त्योहार जो भाई बहन का जो ये प्यार है, ये पावन त्योहार है, इसे हम ऐसे ही हमेशा मनाते रहेंगे। और बहुत सुंदर प्रोग्राम है, बहुत सारी बहनाएं आए हैं यहाँ पे और सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा और साथ ही
जो यूकेडी के जितने भी मेंबर्स हैं सभी से आज मुलाकात हुई है और काफी संख्या में यहाँ पे लेडीज आई हैं। इस मामले में तो बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करती। ताकि यूकेडी की अगर सरकार बनती है तो सबसे पहले महिलाओं को एक इस तरह से मतलब एक महसूस होना चाहिए कि हाँ वो इस देश में, इस प्रदेश में सुरक्षित है। आयुष मंत्री मदन कौशिक ने देहरादून में आयुष सेतु पोर्टल का शुभारंभ किया है। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के जरिए सरकार की नीतियों और योग आयुर्वेद से जुड़ी सभी जानकारियां आसानी से उपलब्ध होंगी। पोर्टल के माध्यम से योग को अपनाने पर मिलने वाली सब्सिडी और रिम्बर्समेंट की प्रक्रिया की भी जानकारी दी जाएगी। आयुष मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में राज्य में नए योग संस्थानों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने उत्तराखंड को योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री धामी और प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। आने वाले समय में हम लोग इसके प्रचार प्रसार के माध्यम से उत्तराखंड राज्य में जितने हमारे अलग से भी खुलने हैं, योग को लेकर संस्थान खुलने हैं या जो चल रहे हैं उनको बढ़ाना है, एनएबीएच करना है, उसके भी हम लोग प्रयास करेंगे। इससे अलग हम लोगों में जो छोटे होटल हैं, मीडियम होटल हैं, बड़े होटल हैं, उनमें भी अगर आप योग को लेकर कोई कार्यक्रम चालू करेंगे, बढ़ाएंगे, तो क्या आप हमारी नीति के अंतर्गत रहेंगे तो आपको कितना इस प्रकार की सुविधा मिलेगी, तो सारा सब लोगों को मिलेगा। आज इसकी विधिवत शुरुआत की, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। उत्तराखंड इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हिमालयी राज्यों में अग्रणी बनकर उभर रहा है। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा के मुताबिक राज्य में पिछले 5 वर्षों में 221 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए, जिनमें 84 फास्ट और 137 स्लो चार्जर शामिल हैं। फेम 2 योजना के तहत 61 अतिरिक्त चार्जिंग यूनिट भी लगाई गई हैं। प्रदेश में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़कर 1,04,000 हो गई है। सरकार का इस पर कहना है कि बढ़ती ईवी संख्या को देखते हुए चार्जिंग नेटवर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक होने जा रही हैं, हम लोग पुरानी बसेस को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस शुभ कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और अपनी सरकार को धन्यवाद करता हूँ और सभी अपने जितने निगम के हमारे अधिकारी हैं उनको बधाई देता हूँ इस शुभ कार्य के लिए। तो इस तरह हमारा उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी रहे, ऐसी हमारी सरकार का प्रयास है। लोहाघाट में मीना बाजार चौराहे पर बनी पालिका पार्किंग को आम जनता के लिए खोलने की मांग को लेकर बैठक हुई है। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने पालिका प्रशासन पर मात्र 20 लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। समिति के अध्यक्ष विपिन गोरखा ने पार्किंग को आम जनता के लिए शुरू करने की मांग की। वहीं पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी ने इस पर बताया कि टेंडर न होने के कारण व्यवस्था बनाई गई थी। समाधान न निकलने पर संघर्ष समिति ने 17 सितंबर तक निर्णय न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारे यो सौरभ नेगी जी द्वारा भी हमें बताया गया कि इस बीच में संघर्ष समिति मिलने आई थी। हमारे बीच में समस्त जो बोर्ड है, बोर्ड के सम्मुख आज पहली बार आई है। इन्होंने अपनी जो समस्या रखी पार्किंग के संबंध में और विस्तार पूर्वक इनको बता दिया गया कि पार्किंग की ये समस्या है और जल्दी ही नगर पालिका डीएम साहब के सहयोग से एक मीना बाजार में ही जो मांग थी इनकी कि गाड़ियां आते रहे जाते रहे, इसको देखते हुए पार्किंग व्यवस्था जल्दी ही करनी जा रही है। अभी अध्यक्ष महोदय और ईओ साहब ने हम लोगों को और खास करके बोर्ड मीटिंग भी दी, तो सभी लोगों ने ये हमें 17 सितंबर तक का सोचने का टाइम दे रखा और अगर ये लोग कोई हम निर्णय जनता के हित में लेते हैं तो ठीक ही है, अगर जनता के हित में नहीं लेते हैं तो लोहाघाट विकास संघर्ष समिति आगे की राय लड़ने के लिए तैयार है। साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।